Hello friends, welcome to our YouTube channel. Let's learn from home. This is Niranjan Tiwari. So friends, आज हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि इग्नू मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री के लिए है। जो MHI आपका सब्जेक्ट कोड है उसके लिए ये सीरीज़ शुरू की जा रही है, MHI 03। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। एग्ज़ाम आपका पास आ रहा है तो हम सारे चैप्टर्स को कवर नहीं करेंगे। मैं पिछले क्वेश्चंस को देख रहा था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद मुझे लगा कि 10-15 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यू आ रहे हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी 90% है कि वो आएंगे। तो हम सिर्फ उन्हीं को टच करेंगे और उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बुक्स दी हुई हैं, बुक्स की PDF कॉपी है हमारे सामने। मैं इसको रीड नहीं करूँगा, बस जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उन्हें ही रीड करूँगा। अगर आपको पूरा रीड करना है तो आप बेशक रीड कर सकते हो, बट मैं आपको बस बताऊँगा कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्यीकरण क्या होता है, इसकी अनिवार्यता क्या है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है सामान्यीकरण। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है सामान्य। आपको कोई आंसर फ्रेम करना है, आप मास्टर कर रहे हैं तो आपको पता है कि आंसर कैसे फ्रेम किया जाता है, तो आप वो कर लेंगे। सामान्यीकरण होता क्या है, तो हम सामान्यीकरण की बात करते हैं। तो सामान्यीकरण अगर हम ये कहें मोटे तौर पे, आप यहाँ पढ़िए। मोटे तौर पर सामान्यीकरण वह साधन है जिसके जरिए इतिहासकार अपनी सामग्री को समझते हैं और तथ्यों की अपनी समझ को दूसरों तक पहुंचाते हैं। घटनाओं के विश्लेषण और व्याख्याएं आदि अक्सर सामान्यीकरण में मदद करती हैं। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सामान्यीकरण वह एक ऐसा तरीका होता है कि अगर कोई तथ्य दिया हुआ है किसी के बारे में, अगर आपको किसी के बारे में बताना है तो उससे रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, कि उसका नाम क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, किस एजुकेशनल बैकग्राउंड उसका क्या है या क्या करता है, ताकि आप उस चीज़ के बारे में दूसरों को बता सकें। तो जब आप सीक्वेंस बनाते हो, किसी चीज़ को किसी चीज़ से संबंधित करते हो, तो उसको हम सामान्यीकरण करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। आगे देखिए, जब हम तथ्यों या आंकड़ों या प्रतिक्रियाओं को वर्गीकृत करते हैं और उसकी तुलना या मिलान करते हैं तथा उसके बीच की समताएं और विषमताओं की खोज करते हैं और उन पर आधारित निष्कर्ष निकालते हैं, तब हम इन दो बेहतर प्राथमिक कार्यों के साथ सामान्यीकरण करने में शरीक हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। उदाहरण के लिए, जब हम किसी नेता की जात या धर्म की बात करते हैं तब हम सामान्यीकरण कर रहे होते हैं। मतलब उसके बारे में हम देखते हैं कि उसका धर्म क्या है, जात क्या है, ताकि लोगों को उसके बारे में बताया जा सके, ताकि लोगों को समझाया जा सके। किसी नेता या लेखक की जाति से जोड़ते हुए हम यह सुझा सकते हैं या सुझा रहे होते हैं कि उसकी जाति उसके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए उसके राजनीतिक और साहित्यिक कार्यों का भी, यहाँ तक कि उसकी उम्र का भी उल्लेख करना सामान्यीकरण होता है। अब देखिए, सामान्यीकरण की जो परिभाषा आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अधिक व्यापकता से देखो तो सामान्यीकरण तब होता है जब हम तथ्यों को समझाने या आंकड़ों, वस्तुओं और घटनाओं और अतीत के दस्तावेजों को किन्हीं अवधारणा की मदद से संबंध स्थापित करते हैं और उन्हें दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम किसी भी घटना का, किसी भी तथ्य का उससे आसपास की चीज़ों को कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपके यहाँ जनगणना होती है, आपके यहाँ कोई आया, आप पे पूरे गांव में वो जनगणना करके चला गया। अब जनगणना करके ले गया, जो आंकड़े उसने इकट्ठा किए, क्या वो आंकड़े देख के आपको कुछ समझ में आएगा? जब सिंपल जो आंकड़े हैं, लेकिन उन आंकड़ों को जब सामान्यीकरण किया जाता है, उनकी ग्रुपिंग की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है। जैसे अब उसमें ये देखा, उस आंकड़ों को सामान्यीकरण कैसे किया जाता है। सामान्यीकरण क्या किया गया, उसको देख लिया गया कि कितने मेल हैं, उनका एक समूह बना दिया गया, कितनी फीमेल हैं, उनका एक समूह बना दिया गया, बच्चे कितने हैं उनका बना दिया गया। उसके अलावा ये भी बना दिया गया कि फिर क्या इनकम ग्रुप कितनी है, अपर क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग, कास्ट वाइज बना दिया गया। सरकारी नौकरी कौन करता है, प्राइवेट नौकरी कौन करता है, खेती कौन करता है। तो जब ऐसे ग्रुपिंग की जाती है, समूह में उनको बांटा जाता है, तो उसे हम कहते हैं सामान्यीकरण, क्योंकि उनमें अब बाकी चीज़ों में संबंध स्थापित किया जा रहा है और आंकड़ों को समझने में आसान बनाया जा रहा है। उसे हम सामान्यीकरण कहते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, अब ये तो आपने लिख दिया। उसके बाद आपको आगे लिखना है
सामान्यीकरण क्या होता है? सामान्यीकरण 3 तरह के हो सकते हैं। सामान्यीकरण साधारण या जटिल हो सकते हैं, या निम्न या उच्च स्तरीय हो सकते हैं। देखिए, निम्न स्तरीय सामान्यीकरण 3 तरह के होते हैं। तो उसमें आपको पहला बताना है निम्न स्तरीय। निम्न स्तरीय क्या होता है? निम्न स्तरीय सामान्यीकरण तब होता है जब हम किसी तथ्य या घटना को किसी खांचे में डालते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं और उसे कालबद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी तथ्यों को आर्थिक कहना, किसी व्यक्ति को किसी जाति, धर्म, क्षेत्र या पेशे को जोड़ना, यह कहना कि अमुक घटना किसी एक विशेष वर्ष 10 शताब्दी में हुई है। मतलब कि अगर कोई घटना घटी है, उसका सामान्यीकरण करना है, तो उससे रिलेटेड जो आसपास की चीज़ें हैं कि कब हुई है, काल क्या था, या फिर आप ये कह लीजिए कि कोई व्यक्ति है तो उसका जाति क्या है, क्षेत्र क्या है, मतलब उसके सबसे निकट जो संबंध स्थापित किए जाते हैं, जो सबसे निकट तथ्य होते हैं, उसे अगर हम क्या कह सकते हो आप, उसके साथ हम जब जोड़ते हैं तो उसे हम निम्न कहते हैं, निम्न स्तरीय, मतलब बहुत बेसिक। उसके बाद आता है मध्य स्तरीय। मध्य स्तरीय क्या होता है? मध्य स्तरीय सामान्यीकरण तब होता है जब इतिहासकार किसी विषय के अध्ययन के लिए उसके विभिन्न तत्वों के बीच अंतर संबंध खोजने का प्रयास करता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें हम किसी विशेष समय, स्थान, चरित्र से जुड़े सामाजिक यथार्थ का अंश का अध्ययन करते होते हैं। इसमें अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा जो चीज़ें हुई हैं, जो कोई घटना हुई है, उससे आसपास की और चीज़ों को कोरिलेट करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे अगर कहीं पर, यहाँ पे एग्जांपल जो दिया गया है कि पंजाब में किसान आंदोलन हुए, अब हम ये देखते हैं कि वो किसान आंदोलन अगर पंजाब में हुए हैं तो क्या कहीं और पे हुए हैं, और कहीं हुए हैं तो वो क्यों हुए हैं, उनका रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें हम करने लगते हैं। तो उसे हम तो उसके बाद हम देखते हैं मध्य स्तरीय में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब अगर कोई काम हो रहा है, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई घटना हुआ, तो उससे संबंधित बाकी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें हम स्पेसिफिक उसी चीज़ों को देखते हैं, उसके आगे पीछे के बारे में नहीं जाते। जैसे अगर मान लीजिए पंजाब में किसान आंदोलन हुआ, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो हम उसके आगे और पीछे की कड़ियों को देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, या और भी कहीं पर किसान आंदोलन हुए हैं तो उसके रीज़न क्या है। लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक आपको होना है कि वो किस चीज़ के बारे में है या उससे ही रिलेटेड। अब उससे रिलेटेड हित समूह, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, मतलब उससे ही नहीं जोड़ ले कि उपनिवेशवाद की वजह से हुआ है, पूंजीवाद की वजह से हुआ है, वो नहीं जाना है। वो घटना हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सिर्फ उसके बारे में जानना है, या उससे रिलेटेड और भी घटनाएँ थीं वैसी ही, तो उनके बारे में जान लेना है। इसे हम कहते हैं मध्य स्तरीय। उसके बाद आते हैं व्यापक सामान्यीकरण। अब देखिए, व्यापक सामान्यीकरण में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमने अभी तक नहीं कवर किया था। जैसे इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अगर किसी चीज़ के बारे में कोई घटना है या कोई चीज़ है, उससे समाज के हर एक पहलू को आप टच कर रहे हो, उससे संबंधित कर रहे हो, तो वो व्यापक सामान्यीकरण हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अक्सर जब कोई यूरोपीय विद्वान एशियाई और अफ्रीकी समाज के किसी विशिष्ट सामाजिक या धार्मिक पहलू का अध्ययन करता है, तो एशिया और अफ्रीका की व्यापक पाश्चात्यवादी समझ उसके मस्तिष्क में होती है। इसी तरह जब कोई ब्रितानी विद्वान किसी विशेष काल में एशियाई देश के इतिहास, आर्थिक इतिहास को पढ़ता है, तो आज भी पढ़ता है, तो उपनिवेशवाद की व्यापक समझ से प्रेरित होता है। तो आप जब किसी चीज़ को रिलेट करना होता है, तो आप हर एक एंगल से उसे जब रिलेट करने की कोशिश करते हो, तो उसे हम व्यापक सामान्यीकरण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है मेगा हिस्ट्री। मेगा हिस्ट्री अगर आप नहीं भी करेंगे, मेटा हिस्ट्री अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मेटा हिस्ट्री जो होता है वह अक्सर अनैतिहासिक होता है, क्योंकि यह इतिहास से बाहर का कोई सिद्धांत लाना चाहती है। यह सिद्धांत इतिहास को ठोस स्तर से अध्ययन से उभर कर सामने नहीं आता। कई बार कोई एक कारण या इतिहास का दर्शन ही ऐसे साहित्यिक परिवर्तनों को समझाने के लिए काम में लाया जाता है। इसमें देखिए, कुछ ऐसा नहीं है, इसमें बस यही बता है कि मेटा हिस्ट्री क्या होता है। मेटा हिस्ट्री ऐसा होता है कि जो इतिहास की चीज़ें तो हैं, लेकिन उन पर इतिहास से बाहर की कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करता है, उसे मेटा हिस्ट्री कहते हैं। तो इसको आप नहीं भी समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जनरली नहीं पूछा जाता। तो अगर आपको सामान्यीकरण पूछ रहा है तो आप सामान्यीकरण क्या होता है वो लिखेंगे। उसके बाद 3 तरह के सामान्यीकरण होते हैं, उसको लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है सामान्यीकरण की अनिवार्यता। सामान्यीकरण क्यों जरूरी है? देखिए, बहुत डिटेल मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, जस्ट ये समझ लीजिए कि सामान्यीकरण से बचा नहीं जा सकता।
सभी ये कहते हैं इसका सभी यह करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि जब कोई इतिहासकार ये सोचता है कि वो सामान्यीकरण नहीं करेगा या नहीं कर रहा होता है, तब भी वो सामान्यीकरण कर रहा होता है, क्योंकि वो किसी ग्रुप में डाल रहा है कि उसे करना है या नहीं करना है, कहाँ रखना है, वो सारी चीज़ें। अब देखिए वो क्यों ज़रूरी है, हम उसको यहाँ पॉइंट वाइज पढ़ लेंगे। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो बेशक आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले चयन इसलिए आवश्यक है क्योंकि तथ्य बहुत सारे हैं। जब देखिए सामान्यीकरण क्यों जरूरी है, उसका पहला रीज़न यही कि तथ्य आपके पास इतने हैं, आंकड़े आपके पास इतने हैं कि आपको आंकड़े, कौन से आंकड़े चाहिए, वो जानने के लिए आपको सामान्यीकरण करना पड़ेगा। आप इसमें पढ़ेंगे, इसमें केवल यही है, केवल तथ्यों के चयन का सवाल नहीं है, क्योंकि इससे आभास होता है कि इतिहासकार के सामने बिखरे पड़े हैं किसी थाल में सजे हो जैसे। वास्तव में इतिहासकार को उन्हें जोड़ना पड़ता है और यह निहित है कि चयन के कुछ सिद्धांत होते हैं। तो किन आंकड़ों को चयनित करना है, किन आंकड़ों को लेना है, इसके लिए हमें सामान्यीकरण की ज़रूरत होती है। दूसरा, सामान्यीकरण क्यों जरूरी होता है? अब जो आंकड़े आपने एकत्रित किए हैं, जो आपने देखे हैं, उनको क्रमवार और समूहवार बनाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि आपको आंकड़े किस तरह से उपयोगी हैं आपके लिए। आप लोगों को समझाने के लिए आपको किसी समूह में या किसी ग्रुप में उसको या क्रम में आपको लगाना ही पड़ेगा ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अब उन्हीं आंकड़ों को क्रम में, समूह में लगाने के लिए आपको उसकी ज़रूरत, सामान्यीकरण की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों बातों के लिए स्पष्टीकरण, कार्यकरण, उत्प्रेरण, प्रभाव आवश्यक है। दूसरे शब्दों के विषय पर किसी के तौर पर इतिहास का आधार विशेषण है। तो देखिए वही, जैसे यह कह रहा है कि उदाहरण के लिए जमींदार या एक किसान या गुलाम के पूंजीपति तथ्य सरीखे लगते हैं, लेकिन यह सामान्यीकरण का ही परिणाम है। यह तभी पता हो पाता है जब विश्लेषण में व्याख्या के बाद पाया गया कि इतिहास, मतलब वही कि कैसे पता चला कि कौन पूंजीपति है, कौन किसान है, कौन गुलाम है। तो आपने जब तथ्य देखे, आंकड़े देखे, उसका विश्लेषण किया, तभी तो हम निष्कर्ष निकाल पाए कि उस समय में वो जमींदार था, वो गुलाम थे, वो किसान थे। तो वो सामान्यीकरण का ही एक वो है। तथ्य तो थे, लेकिन उनको जब आप समूह में बद्ध कर दिए तभी आपको रिजल्ट मिला। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो प्लीज़ आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा एग्जाम्पल नहीं पढ़ रहा हूँ। थर्ड है, हमें क्यों ज़रूरी होता है? किसी भी हाल में, जैसे कि हम नामों, तिथियों और महज गणना से परे जाते हैं, सामान्यीकरण होने लगता है। अतः सामान्यीकरण के अभाव में हम आंकड़े एकत्रित करने वाले भर रह जाते हैं। अगर सामान्यीकरण नहीं है तो सिर्फ आंकड़े एकत्रित करने वाले ही दिखेंगे, जो कि बहुत आम इंसान भी कर सकता है। अगर आपको इतिहासकार बनना है, आपको अपने तथ्य को लोगों तक समझाना है, तो सामान्यीकरण बहुत ज़रूरी है। सामान्यीकरण के बिना कोई जटिल विश्लेषण या व्याख्या ही नहीं संभव है। इसी तरह किसी इतिहासकार के लिए सामान्यीकरण के बिना घटनाओं या संस्थाओं के सतही स्तर से गहरे पानी में जाना संभव नहीं है। आपको इतिहासकार बनना है, आपको किसी तथ्य को समाज के सामने प्रकट करना है, उसका विश्लेषण करना है, तो आपको सामान्यीकरण की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ 3 आया, तो पहला ये कि तथ्य बहुत सारे हैं, उनका इकट्ठा करना है और उनको सही तरीके से क्या तथ्य लेने हैं, कैसे नहीं लेने हैं, उसके लिए आपको सामान्यीकरण की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, उन तथ्यों को क्रम में लगाना, समूह में लगाना, उसके लिए सामान्यीकरण की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा, उन तथ्यों को जो क्रम में, समूह में लगाया, उसका व्याख्या करना, उसका विश्लेषण करना, उसका रिजल्ट निकालना, इसके लिए भी हमें सामान्यीकरण की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप सही में इतिहासकार बन सकें और उन तथ्यों को लोगों के सामने रख सकें। चौथा, क्यों ज़रूरत पड़ती है? विश्लेषण या कार्य कारण संबंध के लिए कार्य कारण संबंध के सिद्धांत की आवश्यकता होती है। दार्शनिक सिडनी हुक को उद्धृत करते हुए वह कहते हैं, हर वह तथ्य जो इतिहासकार स्थापित करता है किसी सैद्धांतिक संरचना पर आधारित होता है। इसका इतिहासकारों के लिए एक सकारात्मक परिणाम होता है। जब कोई नए तथ्य न खोजे गए हों, तब भी 2 या 2 से अधिक इतिहासकार एक ही विषय या विचार पर काम कर सकते हैं। वह उसी सामग्री पर ताजे सामान्यीकरण के साथ काम कर सकते हैं या विशेष। वो बता रहा है कि सामान्यीकरण से भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी आपने निष्कर्ष निकाला है, अगर कोई तथ्य है वो आपके सामने इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाल के रख दिया है, जो नए इतिहासकार हैं वो सामान्यीकरण के अलग अलग टूल्स देखते हैं, कार्य कारण संबंध को देखते हैं और उसके आधार पे फिर से वो जो इतिहासकार ने इतिहास के बारे में बताया है उसका फिर से विश्लेषण कर सकते हैं और उसको नए तरीके से फिर से संजो सकते हैं या पिरो सकते हैं। उसका एक उदाहरण मैं एक बता दूं कि इतिहासकार ने बताया कि जो आर्य भारत में आए हैं वो भारत में नहीं आए, मतलब उनका जो ओरिजिन था वो कहीं अफगानिस्तान के ऊपर रहा होगा,
या मंगोलिया के आसपास रहा होगा। ये कैसे पता चला? जब तथ्यों का सामान्यीकरण किया गया तब हमें पता चला। लेकिन आजकल के जो इतिहासकार हैं, अभी कुछ दिनों पहले पता चला, उन्होंने उन्हीं तथ्यों को फिर से सामान्यीकरण करके देखा, अलग ढंग से देखा, तो पता चला कि नहीं, आर्यस तो इंडिया के ही मूल निवासी थे। तो हमें सामान्यीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पुराने तथ्यों को, पुराने इतिहासों को हम फिर से नई कसौटी पे रखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और हम नए निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उनमें संशोधन कर सकते हैं। इसलिए हमें सामान्यीकरण की ज़रूरत होती है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सामान्यीकरण की आपत्तियाँ क्या हैं। कुछ लोगों ने उसकी आलोचना भी की थी, उसको आलोचना सही है या गलत है, या क्या सही आलोचना क्या हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सामान्यीकरण की क्या भूमिका होती है, ये देखेंगे। उसके बाद हम ये देख लेंगे कि सामान्यीकरण क्यों ज़रूरी है। अगर आप सामान्यीकरण एक इतिहास के साथ हैं तो सामान्यीकरण आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपना, वो या सामान्यीकरण करने का जो तरीका होता है उसमें आप इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, सामान्यीकरण करने में अपनी क्षमता कैसे सुधारें, उसको देखेंगे और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको लगता है कि स्लो कराना है या कुछ और एक्सप्लेन करना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहे। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे MA मास्टर इन हिस्ट्री, MHI 03 कोड है आपका, उस पर हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर सामान्यीकरण। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि सामान्यीकरण होता क्या है, उसकी विशेषता क्या होती है, उसकी उपयोगिता क्या क्या है। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वहाँ चले जाइए, उसको देख लेंगे, तब आपको समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे कि सामान्यीकरण से जुड़ी आपत्तियाँ क्या हैं, क्रिटिसिज्म क्या है, और सामान्यीकरण की भूमिका क्या होती है। हम क्यों सामान्यीकरण पढ़ते हैं या सामान्यीकरण क्यों किया जाता है, वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। जनरली तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि रोल ऑफ द जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण की भूमिका क्या होती है इतिहास लेखन में, अक्सर उस पर क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहीं भी आए, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, आपको मार्क्स उठाने हैं, तो आपको क्रिटिसिज्म हर चीज़ में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको क्रिटिसिज्म के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। आप देखेंगे कि फर्स्ट जो आपका क्रिटिसिज्म है, पहली आपत्ति इस अवधारणा पर आधारित है कि तथ्यों को सामान्यीकरण से अलग करने की आवश्यकता है और सामान्यीकरण को तथ्यों से निकालना चाहिए। इस आपत्ति का हम जवाब दे चुके हैं। मतलब ये जिन्होंने ये क्रिटिसिज्म किया, जिन्होंने ये आलोचना की, उन्होंने बोला कि तथ्य को सामान्यीकरण से अलग कर देना चाहिए। तो फिर फ्रेंड, अगर क्या तथ्य को सामान्यीकरण से अलग कर देंगे तो फिर सामान्यीकरण का मतलब ही क्या रह गया, या फिर तथ्य का क्या मतलब रह गया। सामान्यीकरण कहता ही है कि तथ्यों को अलग अलग डाइवर्स हैं, बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, उनको सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट करना, क्लासिफाई करना, ग्रुपिंग करना ही सामान्यीकरण होता है, ताकि लोगों को आसानी से उसके बारे में बताया जा सके। जब दोनों को आप अलग कर देंगे तो क्या आप लोगों को वो चीज़ कन्वे कर पाएंगे, अपनी बातें बता पाएंगे जो आप बताना चाहते हैं। तो पहला क्रिटिसिज्म तो यहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद सेकंड आता है, कहा जाता है कि हर घटना अद्वितीय होती है और अपना अलग स्वरूप होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार समाज परमाणुवत है, मतलब कि उसमें सिंगल चीज़ें होती हैं, सब यूनिक होता है और किसी एक रूपता का अनुसरण नहीं करता। लेकिन तथ्य है कि अनोखेपन की भी तुलना की आवश्यकता होती है। हम किसी के, मतलब उन्होंने बोला कि हर कोई अपनी अलग विशेषता के साथ होता है, हर किसी का रोल अलग होता है, तो कोई किसी के बराबर नहीं होता, सब लोग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्रिटिसिज्म था, अगर हम इसको देखें तो कोई किसी से अलग है ये कैसे पता चलता है। ऑब्वियसली अगर आपको बताना है कि ये बहुत अलग है तो आपको किसी के साथ कंपेयर तो करना पड़ेगा ना, तुलना तो करना पड़ेगा ना। अब अगर आप किसी ने बोला कि सचिन तेंदुलकर विश्व के सबसे महान बल्लेबाज हैं, तो आपने वो निष्कर्ष कैसे निकाला कि वो विश्व के सबसे महान बल्लेबाज हैं। जाहिर सी बात है कि आपने कंपेयर किया होगा। जब आप कंपेयर करेंगे तभी आप तुलना करेंगे। तो फ्रेंड्स,
जब आप कंपेयर करने लगते हैं सामान्यीकरण वहीं शुरू हो जाता है। तो किसी की यूनिकनेस तभी पता चलती है जब आप कंपेयर करते हो, और कंपेयर जहाँ पर भी आएगा सामान्यीकरण अपने आप आ जाता है। किसी के यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी के अनोखेपन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उसकी तुलना किसी ऐसी चीज़ से न करें जिसे हम जानते हैं, अन्यथा अनूठा अज्ञेय है और अकल्पनीय है। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद थर्ड है, अधिकांश आलोचक वास्तव में उस सामान्यीकरण को लक्ष्य बनाते हैं जो पूर्व निर्धारित किस्म के होते हैं और ऐतिहासिक यथार्थ पर थोपे हुए देखते हैं। ऐसे आलोचक गलत नहीं हैं। कई इतिहासकार सामान्यीकरण को दावे की तरह रखते हैं और यह मान लेते हैं कि वह सिद्ध हो चुका है, जबकि उसे सिद्ध किया जाना होता है। इसी तरह कई सामान्यीकरण पर्याप्त ढंग से प्रमाणित नहीं होते। अनेक तो तथ्यों, संबंधों और कार्य कारण के प्रति साधारणीकरण पर आधारित होते हैं। कुछ सामान्यीकरण तो एकदम अटपटे होते हैं। तो देखिए, ये बताने की बात हो रही है कि वो सामान्यीकरण को लक्ष्य बनाते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सामान्यीकरण अच्छे नहीं होते, कुछ सामान्यीकरण तो बहुत अटपटे होते हैं। जिस इतिहासकार की जैसी मर्जी होती है वैसे सामान्यीकरण रख देता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। ऐसी आपत्तियां जो होती हैं, ये क्रिटिसिज्म आप कह सकते हो कि ऐसे होते हैं, लेकिन ये क्रिटिसिज्म उन्हीं चीज़ों पे लागू होते हैं जो वैज्ञानिक ढंग से नहीं किए गए हैं। अब कोई नौसिखिया इतिहासकार हो या कोई नया हो जो अटपटे मन से या अवैज्ञानिक तरीके से सामान्यीकरण कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसी कमियां निकलेंगी। और ये सिर्फ सामान्यीकरण की आलोचना नहीं है, किसी भी हिस्ट्री में आप देख लीजिए, अगर कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक नहीं की जा रही है, वैज्ञानिक ढंग से नहीं की जा रही है, प्रॉपर मैनेज नहीं किया जा रहा है, तो उसमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो ये सामान्यीकरण की विशेष आलोचना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। वास्तव में जो आलोचना होनी चाहिए वो इस बात पे होनी चाहिए, या प्रश्न इस बात पे उठना चाहिए कि सामान्यीकरण कैसा होना चाहिए। सामान्यीकरण को स्पष्ट होना चाहिए ताकि उस पर खुली बहस हो सके। एक इस पे आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। दूसरा, प्रमुख समस्या सामान्यीकरण के स्तर और प्रकार को लेके है। कैसा स्तर होना चाहिए, किस प्रकार का सामान्यीकरण किया जाना चाहिए, कैसा किया जाना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी रेज्ड ऑन दैट बेसिस। उसके बाद किसी सामान्यीकरण की वैधता या प्रयोगात्मक स्वरूप का सत्य और उसे वैध करार देना कि क्या सही है, कैसे सही है। इस चीज़ के लिए जो प्रमाण इस्तेमाल किए गए हैं, जो एविडेंस यूज किए गए हैं, उन पे बहस होनी चाहिए। तो एक्चुअल में जो क्रिटिसिज्म है, जो क्वेश्चन रीच किया जाना है, वो इन सब पे किया जाना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं हम सामान्यीकरण की भूमिका, द रोल ऑफ जनरलाइजेशन। पहला क्या होता है? पहला रोल ये हो सकता है कि बहुत सारे, आपने देखा कि उपयोग क्या था। अब हम यहाँ भूमिका की बात करेंगे। हम देखते हैं कि सारे जो डेटा होते हैं, आंकड़े जो होते हैं, वो अस्त व्यस्त होते हैं। आपने आंकड़े तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन उनको प्रॉपर वे में अरेंज करना, सही ढंग से उन्हें लाना, उन्हें समझना, वो सारा काम सामान्यीकरण का होता है, जनरलाइजेशन का होता है। ये पहला रोल तो यही होता है। जैसे अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर आपने कहीं पे खुदाई की तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल जाएंगी। तो क्या आप जनरली ऐसे ही देखते ही अनुमान लगा लेंगे? अनुमान तब लगाया जाता है उस सिविलाइजेशन के बारे में, उस सभ्यता के बारे में तब पता चलता है जब आप उसको नॉर्मलाइज करते हो, जनरलाइज करते हो, सामान्यीकरण करते हो, उसे ग्रुप में डिवाइड करते हो, सीक्वेंस में अरेंज करते हो, तब आपको पता चलता है। तो पहला ये। दूसरा, वह इतिहासकार की अभिकल्पना को पैना करता है या उसकी दृष्टि को व्यापक बनाता है। वह लगातार बढ़ रहे यथार्थ के क्षेत्र को समझने की उसकी दृष्टि या क्षमता बढ़ाता है और अधिकाधिक जटिल अंतर संबंध तैयार करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है कि जब आप जनरलाइज करते हो किसी चीज़ को, किसी चीज़ का सामान्यीकरण करते हो, उससे जो इतिहासकार होता है वो समझने की कोशिश करता है और ब्रॉड में समझने की कोशिश करता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपने निकाला, जैसे चलिए इंडस वैली को हम अगर एक बार को छोड़ दें यार, अगर मैंने उसका एग्जांपल लिया था, चलिए उसी का फिर से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये देखा गया कि रोड के पीछे
नाले बने हुए थे और वो ढके हुए थे। हमने ये देखा। अब हमने ये देखा अगर सामान्यीकरण नहीं हुआ होता, हम उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या बाकी सिविलाइजेशन से जोड़ के नहीं देख पाते या कंपेयर करके नहीं देख पाते, तो हम कैसे कंक्लूजन निकालते कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में एक महान सिविलाइजेशन था, सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ें अरेंज थी। और यहीं पे ये जो इतिहासकार होते हैं उनके वो नज़र को पैना करता है या उनकी दृष्टि को व्यापक बनाता है। वो ये समझ लेते हैं कि हाँ, वैज्ञानिक ढंग से काम होता रहा होगा, वहाँ के लोग बहुत सिविलाइज्ड होंगे, वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी। तो आप और आगे की सोचना शुरू कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि आपने उसको अरेंज कर लिया है, सीक्वेंस को आपने चीज़ों को सीक्वेंस में ला दिया है। अब जैसे हमने देखा कि अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का जो महल था उनका इतना भव्य था कि उसकी तुलना यूरोप के या यूनान के महल से की जा सकती थी। अब उस चीज़ को जब हमने देखा, हमने कंपेयर किया, उसका सामान्यीकरण कर दिया, तो हम इसकी बात की उम्मीद कर सकते हैं या हम अपनी दृष्टि इस बात पे ले जा सकते हैं कि हाँ, जो मगध एम्पायर था या मौर्यन एम्पायर था वो कितना विशाल और कितना वैभवशाली रहा होगा। तो सामान्यीकरण आपकी नज़र को और पैना कर देता है, आपके दृष्टिकोण को और बढ़ा देता है। थर्ड है, वह इतिहासकार को निष्कर्ष निकालने, कार्य कारण संबंध और परिणामों तथा प्रभावों की श्रृंखला स्थापित करने में सक्षम बनाता है। सामान्यीकरण होता है तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि अच्छा, अभी जो 2 एग्जाम्पल हमने देखा उसमें भी एग्जाम्पल निकल रहा था कि ओके ऐसा हुआ था, इसका मतलब ऐसा रहा होगा। और कार्य कारण संबंध हम आगे देखेंगे तो हो सकता है अगले चैप्टर में या आगे, ये चैप्टर है, टॉपिक है कार्य कारण संबंध, मतलब कि जो कार्य हुआ है उसका कारण क्या था, ये चीज़ भी हम देख लेंगे। अब हमने देखा कि मुगल जो मौर्यन एम्पायर जो था उसका जो महल था इतना भव्य था। इतना भव्य क्यों था? हमने देखा कि मगध जो था इतना शक्तिशाली क्यों बना। जब हम नॉर्मलाइज करते हैं या सामान्यीकरण करते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा, इसके पीछे रीज़न था कि क्योंकि वो जंगल वहाँ पे बहुत पाए जाते थे, तो वहाँ पे जानवर, हाथी, घोड़े और लकड़ियाँ पाई जाती थी, और वहाँ पे रॉ मटेरियल्स बहुत पाए जाते थे, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स की कमी नहीं थी। तो हम निष्कर्ष में निकाल लेते हैं, कार्य कारण संबंध को भी समझ लेते हैं कि अच्छा, ये कार्य था तो इसका कारण ये रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अधिक सटीक कहे तो सामान्यीकरण इतिहासकारों को नए तथ्यों और स्रोतों को खोजने के लिए प्रेरित करता है। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, एक पॉइंट उठता है कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें थी, तो आप उसमें अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि ओके, अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, ये नहीं रहा होता तो क्या रहा होता। तो इससे जो इतिहासकार होते हैं वो नई नई फिर से चीज़ें खोजना शुरू कर जाते हैं। उसके बाद सामान्यीकरण इतिहासकारों को पुराने और जाने पहचाने तथ्यों के बीच नए संबंध कायम करने में भी मदद करता है। जब हम कहते हैं कि इतिहासकार ने पुराने तथ्यों पर नया प्रकाश डाला है, तो हमारा तात्पर्य यही होता है कि इतिहासकार ने सुपरिचित तथ्यों को समझने के लिए नए सामान्यीकरण किए हैं। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है कि आपके पास जितने भी डेटा हैं, आपने उनको सामान्यीकरण कर लिया है, आपने उन्हें समझने की कोशिश की है। तो उस समझने की कोशिश में कभी कभी ऐसा होता है कि आप नए तथ्य की भी खोज कर जाते हो। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि आर्य बाहर से आए थे, ऐसा पहले कहा जाता था, लेकिन हमने जब खोजना शुरू कर दिया, हमने उन्हीं तथ्यों पर फिर से गौर करना शुरू कर दिया, तो हमें लगा कि नहीं, अगर बाहर से आए थे तो कहाँ से, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो यहीं के रहे हों। तो हमने नए सिरे से इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और हमने निष्कर्ष निकाला कि नहीं, आर्य यहाँ के मूल निवासी थे। तो आप पुराने और नए के बीच में संबंध कायम करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा, हमने बात की थी, मतलब इतिहासकारों ने बताया था कि सरस्वती नदी का जो वर्णन है वो वैदिक में भी है और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी है। तो क्या ये जो सरस्वती नदी है ये क्या है? ऐसा तो है नहीं कि सरस्वती नदी जो प्रयाग में आप कहते हो कि अदृश्य है, वहाँ तो ऐसी कोई एविडेंस दिखे नहीं, ना ही वहाँ उस समय बात हुई थी। तो हमने देखा कि वहाँ बात हुई है, तो हमने खोजना शुरू कर दिया कि अगर बात हुई है, इसका मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ जहाँ तक फैला था वहीं कहीं पे वो नदी रही होगी। तो हमने सर्च करना शुरू किया तो पता चला कि अच्छा, हरियाणा के और राजस्थान के बीच में वो नदी पहले बहती थी।
जिसका सोर्स अभी फिर से खोज लिया गया है। तो वही होता है कि पुराने और नए के बीच में आप सामंजस्य बैठाते हैं। उसके बाद हम आगे देते हैं, नेक्स्ट है सामान्यीकरण इतिहासकारों को अनुभववाद और अक्षरशः अनुसरणवाद से बचाता है, अर्थात स्रोतों को उसके पूर्ण स्वरूप और अक्षरशः अर्थ में लेने से बचाता है। इट मीन्स कि आपने जो तथ्य देखा, अगर सामान्यीकरण नहीं हुआ होता तो आपके पास एक स्टेटमेंट आता है, एक तथ्य होता, आप सीधे उस पर बिलीव कर जाते हैं। सामान्यीकरण आपको तर्क प्रदान करता है, आपको बहस करने के लिए प्रेरित करता है, सोचने और समझने के लिए उकसाता है कि नहीं, जो तथ्य दिए गए हैं उस पर आप समझिए। उदाहरण के लिए ब्रिटानी विदेशी शासक और उसके जीवन काल के दौरान विदेशी पूंजी के प्रभाव पर दादा भाई नौरोजी का वक्तव्य। उन्होंने थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। सामान्यीकरण का प्रयोग किए बिना इस वक्तव्य को उनके ऊपरी अर्थ में लेने की प्रवृत्ति होती, जिसमें हम उन्हें क्रमानुसार एक के बाद एक उद्धृत करते जाते। मतलब हम सिर्फ एक नॉर्मल ले लेते हैं, हाँ ठीक है उन्होंने एक थ्योरी दी, वो हो गया। लेकिन जब आप सामान्यीकरण करते हैं तो आप उसके कार्य कारण संबंध को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अगर हुआ तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, विश्लेषण करना शुरू कर जाते हैं। तो यही है कि सामान्यीकरण की भूमिका कहाँ तक बढ़ जाती है। उसके बाद इसमें कुछ है नहीं, आप इसको पढ़ लेना, उसी चीज़ को बस एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है सामान्यीकरण किसी इतिहासकार को यह क्षमता प्रदान करता है कि वह लगातार जांच सके कि वह क्या कर रहा है या क्या कह रहा है। जब आप किसी को नॉर्मलाइज करते हो तो आप एक टॉपिक लेते हो, फिर सब टॉपिक लेते हो, फिर उसको अलग अलग टाइटल में मानते हो कि हाँ मैं ये इसको इस खोज में रख रहा हूँ, इस खोज का मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो आप खुद को समझ सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं या आप क्या दिखाना चाहते हैं। जैसे अगर आप तथ्य, आपके पास तथ्य बहुत थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का बार बार एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें हमने देखी नहीं थी, हम सिर्फ, और जो भी इस समय मौजूद हैं उनमें से किसी ने नहीं देखा था, और हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा खाका तैयार कर दिया, पूरा का पूरा लेआउट बना दिया जस्ट बिकॉज ऑफ एविडेंस, तथ्यों के आधार पे, डेटा के आधार पे। तो वो बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आपके पास बहुत सारे तथ्य थे, लेकिन अगर उन्हें आप सामान्यीकरण नहीं करते तो आप कैसे करते थे कि वो उनका जो कल्चर था वो कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटी कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, ट्रेड कैसा होता था। तो आपने उनका सामान्यीकरण किया, आपने उन्हें टाइटल दिया, उन्हें आपने ग्रुपिंग की उनके तथ्यों की। तो आप बार बार उसे रीचेक कर सकते हैं कि क्या मैंने जो किया वो सही था। तो आप इसको देख लेंगे, सिंपल वही चीज़ है। अब यहाँ देखिए, निष्कर्षतः सामान्यीकरण हमारा मार्गदर्शन करते हैं और वह हमें तथ्यों पर जैसे वे दिखते हैं या जैसा समकालीन या बाद के लेखकों ने उनका वर्णन किया है संदेह प्रकट करने की क्षमता प्रदान करते हैं। वह पुराने तथ्यों की नई संभावित समझ प्रस्तावित करते हैं। वह पुष्टिकरण, खंडन और आगे विकास और विद्यमान विचारों के लिए नए विचार और विषय लाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपका रहा कि सामान्यीकरण की क्या भूमिका होती है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे सामान्यीकरण के स्रोत क्या हैं और अपनी क्षमता को आप कैसे सुधार सकते हैं, और उस पर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे मास्टर्स इन हिस्ट्री, MHI जो आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कोड है MHI 03 इतिहास लेखन। तो उस पर हम फर्स्ट चैप्टर अपना डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पिछले 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं जिसमें हमने सामान्यीकरण क्या है, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, उसकी उपयोगिता, उसकी क्रिटिसिज्म, उसका रोल, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि इसके सोर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सामान्यीकरण आप अपना कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं कि सोर्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला सोर्स होता है फ्रेंड्स कि किसी भी टॉपिक पे, आपको पता है सामान्यीकरण क्या होता है, तो सामान्यीकरण करने के लिए आपके पास सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला सोर्स तो यही हो सकता है कि अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पुराना कोई आर्टिकल हो, कोई लेखन हो, वो एक बेस्ट सोर्स हो जाता है। जैसे अगर आपको ब्रिटिश इंडिया के बारे में अभी लिखना है कुछ या समझना है,
तो वो पुराने जो लेख हैं, बहुत सारे राइटर्स ने कुछ न कुछ लिखा हुआ है, तो आप उनको एक सोर्स के रूप में उठा सकते हैं। दूसरा, एक अन्य मुख्य स्रोत होता है विभिन्न समाज विज्ञान के विषय, जैसे कि किसी का व्यवहार कैसा था, वो समाज कैसा रहता था, उसकी परंपरा क्या थी, परिवार की भूमिका क्या थी, ये सारी चीज़ें, जाति दृष्टिकोण क्या था, धार्मिक दृष्टिकोण क्या था, ये भी आपका सामान्यीकरण का एक सोर्स हो सकता है। आप अपने तथ्यों को उसके अकॉर्डिंग बांट सकते हैं। कि जैसे अगर आपको पता हो कि आपके पास ढेर सारे तथ्य हैं, आपको पता नहीं कि इनका सामान्यीकरण कैसे करना है, मतलब ग्रुपिंग कैसे करनी है, तो आप देख लीजिए कि उस समय का समाज कैसा रहा होगा, जाति कैसी होगी, धार्मिक जो दृष्टिकोण था वो कैसा रहा होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसी में हैं। उसके बाद थर्ड कहता है इतिहास, समाज, सांस्कृतिक और राजनीति से संबंधित मार्क्स, वेबर, फ्रायड के सिद्धांत। जो क्लासिकल थिंकिंग थी, चाहे वो मार्क्स के हों, बेवर के हों, फ्रायड के हों, ये सारी जो थिंकिंग थी वो भी, या उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो भी एक सोर्स का काम करती है। आप उनको पढ़ने के बाद आप ये समझ सकते हो कि हाँ, मुझे कैसे अपने तथ्यों को सामान्यीकरण करना है, कैसे उनकी ग्रुपिंग करना है, क्लासिफाई करना है, तो वो भी आपको एक सोर्स उपलब्ध कराता है। फोर्थ है इतिहासकार वर्तमान के अध्ययन से भी सामान्यीकरण प्राप्त करते हैं। वर्तमान के अध्ययन से भी आप सामान्यीकरण कर सकते हैं, जैसे दलितों का उत्थान, या दलितों ने अपने लिए क्या क्या आंदोलन किए, अभी उनके साथ क्या भेदभाव किया जा रहा है, इसके आधार पर भी आप तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकते हैं। आप चीज़ों को अलग अलग पार्ट में या अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। कई सामान्यीकरण जीवन से भी प्राप्त होते हैं, जैसे सहज बुद्धि एक सिंपल सा स्रोत है। आपके पास अपना नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर मेरे पास इतने सारे डेटा हैं, उनको कैसे क्लासिफाई करना है, एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात भी होती है। तो वो अगर आपके पास सहज बुद्धि है तो अब आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ये भी एक सोर्स होता है। उसके बाद इतिहासकार का व्यक्तिगत अनुभव और उसका जीवन अनुभव भी एक सोर्स है। व्यक्तिगत अनुभव, आपने क्या अपनी लाइफ में अनुभव किया है, आपकी क्या थिंकिंग है, आप क्या मानते हो, आपने क्या देखा है, आपने भेदभाव देखा है, आपने धार्मिक भेदभाव देखा है, आपने जातिगत भेदभाव देखा है, आपने लिंग आधारित भेदभाव देखा है, तो ये सारी आपकी जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, ये भी एक सोर्स का काम करती हैं कि आपको तथ्यों को किस आधार पर रखना चाहिए या क्या क्या वर्गीकरण किया जा सकता है। हम सक्रिय राजनीतिक जानकारियाँ एकत्र करने से अर्थात स्रोतों के वैज्ञानिक विश्लेषण से भी सामान्यीकरण कर सकते हैं। हालांकि यह सामान्यीकरण करने में उतनी मदद नहीं करती जितना सामान्यीकरण, तो इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा आप आगे देख लेंगे। इसलिए सामान्यीकरण पैदा करने का कौशल तब प्राप्त होता है जब हमारा दिमाग सक्रिय होता है, हम सीखी हुई बात को करते हुए उसे सुधारते जाने, जैसे बच्चे करते हैं। बच्चे बहुत ही बेवकूफ़ी भरे सवाल भी अक्सर इसलिए पूछते हैं कि वह बातों से संबंध कायम कर सके। तो सामान्यीकरण सिंपल सा यही होता है कि आपको लॉजिक निकालना है, आपको ऐसे सिली क्वेश्चंस करने हैं कि उनका लॉजिक समझ में आए। खुद से कीजिए। अगर आप तथ्यों को सामान्यीकरण कर रहे हैं तो तथ्य देखने के बाद आप खुद से, वो कहते हैं ना कि जो पागल होते हैं अक्सर वो साइंटिस्ट बनते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सिली पॉइंट ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के इतिहासकार भी जब सामान्यीकरण करते हैं तो बेवकूफ़ी भरे कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लाते हैं जो हमें लगता है कि वो बेवकूफ़ी भरे हैं, क्योंकि वो बस लिंक ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे का तर्क ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये भी एक सोर्स होता है। उसके बाद सामान्यीकरण करने की अपनी क्षमता को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो सामान्यीकरण की अपनी क्षमता को हम कैसे सुधार सकते हैं, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले समस्या दोबारा अभिव्यक्त की जा सकती है जिससे प्रश्न का आंशिक उत्तर मिल सके। सामान्यीकरण की आवश्यकता को जानने के बाद यह आवश्यक हमारे दृष्टिकोण या मानसिकता का अंग बन जाती है। अब देखिए कैसे आप अपने दृष्टिकोण को बढ़ा सकते हैं, कैसे वो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें विचारों को निभाने की क्षमता को अर्जित करना और सुधारना आना चाहिए, क्योंकि सभी सामान्यीकरण विचारों के रूप में समझे जाते हैं। हमें विचारों को निभाना सीखना चाहिए, भले ही शुरुआत में हम ऐसा पर्याप्त ढंग से न कर पाएँ। अपने प्रश्न का बजाय केवल वर्णन करने के हमें निरंतर उसका
प्रत्यक्षीकरण करना चाहिए। वर्णन करते समय भी हमें अपने विषय को भले ही छोटे से छोटे स्तर पर क्यों न हो सामान्य के चित्र के रूप में लेना चाहिए, सामान्य के चित्रण के रूप में लेना चाहिए। मतलब कि आप अपने विचारों को, आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपने जो भी चीज़ें देखी उनको आप क्लासिफाई करने की कोशिश करो। अलग अलग क्षेत्र में अपने विवेक को, अपने थिंकिंग को बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। दूसरा है, हमें तार्किक सिद्धांत का प्रयोग करना आना चाहिए। तार्किकता बहुत ज़रूरी है। तार्किकता मतलब वही कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अगर नहीं होता तो क्या होता, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ था तो इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा। तो तर्क वितर्क करना खुद से आना चाहिए। तार्किकता बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए इस प्रश्न का उत्तर, लकड़ी पानी पर क्यों तैरती है, यह नहीं है कि लकड़ी में पानी के ऊपर तैरने का गुण होता है, यह केवल प्रश्न का सकारात्मक रूप है। इस तरह प्रश्न का उत्तर कि अकबर एक महान शासक क्यों था, यह नहीं है कि उसे शासन करना आता था। तो आपको तर्क करना पड़ेगा, तर्क वितर्क करना आना चाहिए और तार्किक शक्ति आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उससे आपका सामान्यीकरण बहुत आसान हो जाएगा। अगला है, भाषा किसी भी इतिहासकार का मूलभूत साधन है। हमें सोचने और लिखने के लिए स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यदि वह सरल हो तो भी। इट मीन्स कि लैंग्वेज, आपने सामान्यीकरण कर दिया, आपने बहुत अच्छे से किया, लेकिन आपकी भाषा ऐसी थी कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आई। आपने टिपिकल भाषा में कोडिंग कर दी या अपने ही तथ्यों को समझाने में आप उलझ गए। तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है किसी चीज़ को समझाने या समझने के लिए। तो वो आपके पास उसका हथियार अच्छा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, जिन बातों की इतिहासकार चर्चा करते हैं, हमें व्यवस्थित तरीके से उसका अध्ययन और परीक्षण करना चाहिए। आप जिस विषय के बारे में लिखना चाहते हैं, इतिहास लेखन करना चाहते हैं, या जो भी विषय आप उठाते हैं उसके बारे में अगर पिछले राइटर्स ने या थिंकर्स ने कुछ लिखा है तो आपको उसका अच्छा अध्ययन होना चाहिए। तभी आप अपने निष्कर्ष पे निकल पाएंगे और वो निष्कर्ष कहीं ना कहीं उनकी बातों को एक प्रमाण के रूप में दिखाएगा। तो वो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है, धारणाओं और सामान्यीकरण का परिमार्जन करना एक सतत प्रक्रिया है। अतः मित्रों, सहकर्मियों और अध्यापकों से इस बात पर या इसके इर्द गिर्द चर्चा करना बहुत आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रुप डिस्कशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी अपनी जो सोच होती है वो एक होलिस्टिक वो एक यूनिटरी थिंकिंग होती है कि आप सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू को सोच सकते हैं। कभी कभी आप होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको पता है कि किसी के दिमाग की एक अपनी क्षमता होती है, वो उतना ही सोच पाता है। कभी कभी आप तथ्यों के बीच में इतना उलझ जाते हैं कि आपको और चीज़ दिखाई नहीं देती। तो इसमें लाभदायक ये होता है कि आप अपने मित्रों से, अपने टीचरों से, अपने आसपास के लोगों से उस पर चर्चा करें, तो उनकी जो थिंकिंग आएगी वो भी आपको, या उनके दृष्टिकोण भी समझने को आपको मिलेंगे, और वो दृष्टिकोण सामान्यीकरण के लिए बहुत आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, नए विचारों के प्रति हमें आलोचनात्मक ग्रहणशीलता का गुण अर्जन करना चाहिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे डीप समझना है या उसके तथ्य को अच्छे से देखना है तो आपको आलोचना करनी आनी चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या हुआ होता। आलोचनात्मक दृष्टिकोण जब भी आप बनाएंगे तो हमेशा उसका सकारात्मक पहलू आपको देखने को मिलेगा या उसके डीप में आप जाएंगे। तो यही वो बताने की कोशिश किया जा रहा है कि आलोचनात्मक ग्रहणशीलता आपके अंदर होनी चाहिए। और दूसरी, इसका एक और पहलू है कि अगर आप कोई तथ्य या कुछ कर रहे हैं, अगर कोई उस पर कमियां बता रहा है तो आपको वो पता होना चाहिए। आप उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए कि हाँ, ये कमियां हमारी थी और उसे दूर करना है। क्रिटिसिज्म हमेशा, आलोचना का हमेशा स्वागत करना चाहिए। परीक्षण कीजिए, उस पर बहस कीजिए, चर्चा कीजिए, वो सारी चीज़ें वही, तभी आपका जो मूल रूप है वो निखर के सामने आएगा। उसके बाद इसी तरह से हमें अध्ययन के अपने क्षेत्र के पिछले सामान्यीकरण की जानकारी होनी चाहिए। आप जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे सामान्यीकरण करना चाहते हैं, उस पे अगर पहले भी सामान्यीकरण हुआ है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पूरा वही रिपीट कर दिया या आप पूरी तरह से उसे काउंटर कर गए और आपके पास उसके लिए कोई ठोस प्रमाण भी नहीं था। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप सुधार कर रहे हैं, आप उसके बारे में देख रहे हैं, तो एक बहुत
बड़ा प्रमाण होना चाहिए। तो ये इसमें वही बात कही गई है, आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। उसके बाद तुलनात्मक इतिहास, सामाजिक विज्ञान, प्रकृति और भौतिक विज्ञान सामान्यीकरण के संपन्न स्रोत हैं। इनसे भी आप सुझाव ले सकते हैं, इनसे सुराग मिल सकता है, देखना भी चाहिए। आप उनके आंदोलन को देखिए, आप तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। उसके बाद लास्ट है, हमें वर्तमान के बारे में बेहतर जानकारियाँ प्राप्त करनी चाहिए, हमें वर्तमान की अच्छी तरह से खोज खबर लेते रहना चाहिए। इसका मतलब वही है कि अगर आपको प्रेजेंट पता है तभी आप अपने पास्ट को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं सिंपल सी, आपको उसका पता होना चाहिए। ये पूरे उसमें वही बताया गया कि हमें मनुष्य की जटिलताओं के साथ भी देखना चाहिए, क्षमता विकसित करनी चाहिए वगैरह वगैरह। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार इसको मैं रीड कर देता हूँ। मैं इस पक्ष पर निष्कर्ष यह कहते हुए निकालता हूँ कि जीवन को समझने की बेहतर दक्षता अपने बेहतर इतिहास रचती है और बेहतर इतिहास जीवन बनाता है। जीवन में किसी की स्थिति निश्चित ही उसके इतिहास के चक्र की समझ और सामान्यीकरण करने की क्षमता पर असर डालती है। उदाहरण के लिए, क्या कोई परिवर्तन के पक्ष में है या यथास्थिति के, और यदि वह परिवर्तन का आकांक्षी है तो किस तरह के परिवर्तन का। उदाहरण के लिए, क्या वह जाति व्यवस्था में विश्वास करता है या पुरुषों की श्रेष्ठता पर। इसका मतलब यह नहीं कि किसी व्यक्ति का जीवन उसके इतिहास लेखन को निर्धारित करेगा, लेकिन उसके प्रभाव की प्रकृति इस बात से निर्धारित होगी कि वह उस मुद्दे के प्रति कितना जागरूक है। इट मीन्स कि आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो विचारधारा है, वो आपके इतिहास लेखन पे प्रभाव डालती है, आपकी थिंकिंग की प्रभाव डालती है, तो आपके सामान्यीकरण पे उस चीज़ का असर दिखाई देगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इतिहासकारों ने जो इतिहास हमारे लिए लिखा, आप इसमें देखेंगे राष्ट्रवादी इतिहासकार भी मिलेंगे, सांप्रदायिक इतिहासकार भी मिलेंगे, उपनिवेशिक इतिहासकार भी मिलेंगे इसी बुक में। तो आप देखिए कि वो सारे इतिहासकार डिफ़र इसलिए हो गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके इतिहास लेखन पे उनकी व्यक्तिगत विचारधारा भी हावी हुई है। तो अगर आप इतिहास लेखन में जाना चाहते हैं या सामान्यीकरण करना चाहते हैं तो आपकी व्यक्तिगत विचारधारा कभी भी हावी नहीं होनी चाहिए, वो तथ्यों के ऊपर ही होनी चाहिए। तो आप सारांश देख लीजिए। इस इकाई में हमने सामान्यीकरण के विभिन्न पहलुओं को जानने का प्रयत्न किया। हमारी समझ यह बनी कि सामान्यीकरण ऐतिहासिक क्रम का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। भले ही सामान्यीकरण पर कई आपत्तियां हैं, लेकिन सामान्य शब्द या अवधारणा के बिना लेखन संभव नहीं है। यह सामान्यीकरण पुरानी रचनाओं से निकलते हैं और वर्तमान रचनाओं के लिए आरंभिक बिंदुओं की तरह काम आते हैं। जैसे जैसे काम बढ़ता है, यह सामान्यीकरण की तरह बदल सकते हैं। फिर भी अनेक स्थिति में इतिहासकार को सामान्यीकरण करने पड़ते हैं, और जो उनके तथ्यों और स्रोत सामग्री को समझने के आधार तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक ये परफेक्ट कंक्लूज़न है आपके सामान्यीकरण के किसी भी क्वेश्चन के लिए। अगर एग्ज़ाम में सामान्यीकरण पर प्रश्न बनता है तो आप प्रश्न कोई भी हो, आपका उसका उत्तर कोई भी हो, पर कंक्लूज़न अगर आप यही रखेंगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इससे बेस्ट कंक्लूज़न नहीं हो सकता। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।